Hello and welcome to this channel. My name is Richa Singh and I welcome you all. Today we are going to discuss about Bangladesh. बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है बिकॉज इट इज़ आवर नेबर स्टेट, नेबर कंट्री. सो ये हमारे लिए बहुत ही एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि जब भी पड़ोसियों के घर में कभी भी कुछ भी गलत होता है उसका असर कहीं ना कहीं हमें अपने घर में ही देखने को मिलता है. उसी तरीके से इंडिया के चारों तरफ आप अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए और अब ये बांग्लादेश. हर देश में एक इंस्टेबिलिटी बनी हुई है. बहुत ही ज़्यादा हिंसक सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है. अफ़गानिस्तान की बात तो आप जानते ही हैं, तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है. वहाँ का भी पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो चुका है. इससे पहले श्रीलंका में भी कुछ इसी तरीके से प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे, जहाँ पर लोगों ने बहुत ही हिंसक तरीके से प्रदर्शन किए थे और वो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनके भवनों में घुस गए थे, वहाँ का सामान चोरी करके ले गए थे. इसी तरीके की सेम सिचुएशन हमें अभी बांग्लादेश में देखने को मिल रही है. बहुत बड़ी तादाद में लोग पीएम शेख हसीना के आवास में चले गए. वहाँ का सारा सामान, यहाँ तक कि कुर्सियाँ, कपड़े, साड़ियाँ तक नहीं छोड़ी उनकी, सब कुछ ले गए. ये सिचुएशन जो आज हमें देखने को मिल रही है, ये हुई कैसे? एक शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रदर्शन चल रहा था वो अचानक से इतना हिंसक कैसे हो गया? ये सारी चीज़ों की जानकारी आप आज इस वीडियो में पाएंगे, जहाँ पर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर अभी तक की सारी सिचुएशन के बारे में चर्चा करेंगे. बांग्लादेश के हालात बहुत बुरे हैं. वहाँ के प्राइम मिनिस्टर देश छोड़कर अपनी बहन के साथ भाग चुकी हैं. वो इंडिया आई हैं. 5 अगस्त को उनका हेलीकॉप्टर जाता हुआ वहाँ से दिखा था और इंडिया की तरफ आता हुआ दिखा. तब से ये न्यूज़ आग की तरह पूरे देश में, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में फैल चुकी है. यूएस, यूके सब अपनी एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सिचुएशन अब बहुत ख़राब है. अभी फ़िलहाल बांग्लादेश की सिचुएशन और वहाँ का जो सिस्टम है वो हम ये कह सकते हैं कि आर्मी के कंट्रोल में है. एक तरफ पाकिस्तान जो इतना इनस्टेबल कंट्री है, वहाँ पर आर्मी का कंट्रोल है. श्रीलंका में भी हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है. चाइना एक ऐसी कंट्री है जो हर तरफ अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहता है. वो भी कहीं ना कहीं इस मौके का फ़ायदा उठाता हुआ दिख रहा है और ऐसा माना भी जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें चाइना ने भी बैक जो डोर है वहाँ से सपोर्ट किया हो, प्रदर्शनकारियों को पैसे भेजे हों, उनको जो एमिनिटीज़ हैं वो भेजी हों. ठीक है, तो हर कोई अपने हित साध रहा है यहाँ पर. तो सबसे बड़ा जो सवाल हो जाता है वो हो जाता है भारत के हितों की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि भारत जो है उसके लिए इतने सारे जो इंस्टेबिलिटी उसके पड़ोस में हो रही है, उसके बाद चाइना जैसा एक कॉम्पिटिटर है, उसके साथ साथ भारत के लिए एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़े रहना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है. और आगे हमें देखना है कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन का सामना कर पाते हैं. तो बांग्लादेश की सिचुएशन की बात करते हैं. बांग्लादेश की सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, यानी कि 1971 में जो बांग्लादेश का वॉर हुआ था उसमें शेख मुजीबुर रहमान जी के जो पार्टी थी उसके सपोर्ट में जो लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया, ठीक है, जीत हासिल की, उनके जो वंशज हैं उनके लिए एक कोटा सिस्टम, एक आरक्षण प्रणाली लागू की गई थी शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा ही 1972 से, जिसका 2018 अक्टूबर में प्रदर्शन शुरू हो चुका था, यानी जिसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था. क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो बांग्लादेश के यूथ हैं बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जिन लोगों का योगदान रहा है उस समय, बिल्कुल सही बात है, आपने उन्हें एक रिजर्वेशन की सुविधा दी है, लेकिन अभी उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी जो है वो आ रही है, उन्हें रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? अब इस रिजर्वेशन को ख़त्म करा जाना चाहिए और अगर दे रहे हैं तो लिमिटेड रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी सिलेक्शन हो वो योग्यता के आधार पर हो. बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है.
इन्हीं सब के बीच में ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू होता है एक डिमांड से, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है जिससे ये बहुत ही बड़ा एक हिंसक रूप ले लेता है। और आज आप सिचुएशन देख रहे हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ता है, किसी दूसरे देश में शरण लेने के लिए आना पड़ता है, और लोग एकदम मतलब फिर बिना कुछ सोचे समझे लूटपाट पे उतर आते हैं। ठीक है, तो 1971 के वॉर के बाद 1972 में मुजीबुर रहमान के द्वारा ये आरक्षण प्रणाली जो है वो दी गई थी। अभी इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा उपद्रव भी हमें देखने को मिल रहा है। ये आरक्षण के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई थी वो पहले भी एक बार अक्टूबर 2018 में शुरू हुई है, जहाँ पर जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसने डिमांड्स को माना था और जो ये रिजर्वेशन है 30% इसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन जून 2024 में हाई कोर्ट का फैसला आता है, वो सरकार के इस फैसले को पलट देती है और वापस से स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवारजनों को फिर से रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। इस बार 56% तक रिजर्वेशन दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने उस समय बांग्लादेश के लिए लड़ा था, और साथ ही साथ कुछ वंचित वर्गों के लिए। इससे रोष बढ़ जाता है, डिमांड्स आती हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं। फाइनली जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और वो फिर से हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है, और इस बार रिजर्वेशन का जो दायरा है वो सिमट कर 7% रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अब से 93% जो रिजर्वेशन होगा, यानी कि 93% लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो योग्यता के आधार पर होगा, और जो स्वतंत्रता सेनानी और बाकी वांछित वर्ग है उनके लिए 7% रिजर्वेशन है। इन डिमांड्स को मानने के बाद हम देखते हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट कम होता है, लोगों की मांगें मान ली जाती हैं, तो उनका आक्रोश कम हो जाता है। लेकिन फिर अचानक से ये हिंसक रूप में कैसे परिवर्तित हो गया, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है पीएम शेख हसीना को। शेख हसीना ने मांगों को तो मान लिया, लेकिन उन्हें ये बात हजम नहीं हुई। वो इसका बदला लेना चाहती थी। उनके कुछ ऐसे एक्शंस निकल के सामने आए जिसने लोगों में आक्रोश बढ़ा दिया। उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को रज़ाकार कहा। ये रज़ाकार 1971 का जो बांग्लादेश वॉर हो रहा था उनको बोला गया था, जो वेस्ट पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि अभी का जो पाकिस्तान है उसका सपोर्ट कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए। उनको टेररिस्ट बोला गया, उनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट्स लगाए गए, शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए गए। बहुत सारे लोगों की जाने गई, करीब 100 लोगों की मरने की पुष्टि हुई। उसके बाद ये आक्रोश बहुत बड़े लेवल तक चला गया। 100 से 200, 200 से 300 लोगों की डेथ निकल कर सामने आई, और यही वजह थी कि लोग बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो गए। इसका एक और कारण था, शेख हसीना 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री रही हैं, उसके बाद फिर 2009 से लेके अब तक प्रधानमंत्री रही हैं। इस बार वो चौथे टर्म के लिए लड़ी, लेकिन इस बार का जो उनका इलेक्शन रहा वो ऑटोक्रेटिक रहा। अभी तक क्या होता था कि जब भी इलेक्शन होते थे एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता था, सरकार अपने पद से पीछे हट जाती थी और डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस होता था। लेकिन शेख हसीना ने क्या किया, वो अपने पद से नहीं हटी, अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया गया, ऑपोजिशन को उतारा ही नहीं इलेक्शन के लिए, खुद ही उतरी, उनकी पार्टी उतरी, इलेक्शन जीता और वापस से प्राइम मिनिस्टर बन गई। इससे लोगों के अंदर बहुत ही बड़ा गुस्सा भड़क गया। लोग बोल रहे हैं एक डेमोक्रेटिक जो पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक बनती चली जा रही है। यहाँ पर जो इलेक्शन सिस्टम है उसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से आज हमें ये बांग्लादेश में सिचुएशन है वो देखने को, अनरेस्ट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं एक ऐसा भी तबका है, एक ऐसा वर्ग है जो इंडिया के खिलाफ है, और वो आप ये मानिए इसका जो कनेक्शन है वो हिस्ट्री से है। बांग्लादेश बना कैसे, जब भारत का पार्टीशन हुआ 2 कंट्रीज़ में, इंडिया और पाकिस्तान में, तो जो लोग नफ़रत करते थे, इंडिया में नहीं रहना चाहते थे, वही ईस्ट पाकिस्तान में चले गए जो आज का बांग्लादेश है। तो कहीं ना कहीं वो तबका अभी भी भारत से नफ़रत करता है, और उस तबके का ये मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इंडिया के सपोर्ट से हो रहा है।
यानी कि शेख हसीना जो भी डिसीजंस ले रही हैं वो इंडिया के सपोर्ट से ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये एक चिंताजनक विषय है। सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं वो हमारे लिए बढ़ गए हैं। जो भी रेलवे लिंक लाइंस थी वो बंद कर दी गई हैं। जो एयर रूट लाइंस थी, वो हवाई जो यात्रा थी वो रद्द कर दी गई है। और जो बसेस का संचालन हो रहा था वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टफ होती चली जा रही है इंडिया के लिए। और बहुत सारा माइग्रेशन भी हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जो हिंदू लोग हैं वो बांग्लादेश से पलायन कर रहे हैं भारत की तरफ। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। हम इसका कैसे सामना करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या डिसीजंस लेंगे इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे इंडिया के जो हित हैं उनको बहुत ही एडवर्सली इफ़ेक्ट होना पड़ रहा है। हमारे बांग्लादेश के प्रति जो रिलेशन रहा है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की जो लड़ाई थी 1971 की, उसमें मुक्ति वाहिनी जो सेना थी उसका सपोर्ट किया, भारत ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया और भारत लगातार शेख हसीना का सपोर्टर रहा है। इस वजह से शेख हसीना का जो रवैया रहा है भारत के प्रति वो बहुत ही नरम रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। यही कारण है कि भारत बांग्लादेश के साथ बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे जो संबंध है वो स्थापित कर पाया। बांग्लादेश के साथ हमारा कल्चरल रिलेशन है, लैंग्वेज का रिलेशन है, हमारे ट्रेडिशंस का रिलेशन है, हिस्टोरिकल रिलेशन है। और इसीलिए हमने रेलवे लिंक लाइंस जो हैं वो बना पाई, जो पोर्ट्स हैं उनका हम यूज़ कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चाइना चाहता था उसको मिल जाएं, लेकिन क्योंकि हमारे रिलेशंस अच्छे थे शेख हसीना के साथ में, इसलिए बांग्लादेश के साथ में, तो हमें वो प्रोजेक्ट्स मिले। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ा जो है एक मुश्किल जो सिचुएशन है इंडिया के लिए वो खड़ी हो चुकी है। इसके लिए बहुत ही फर्म डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं। देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से इसके लिए इसके कनेक्शन में क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, किस तरीके से इस चीज़ को डील किया जाता है।